हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जब आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करते हैं उसके बाद आपने मुझे सर्च कैसे करना है। जब आप फ्री क्लासेस देखिए, यहाँ पर आता है फ्री लाइव क्लासेस इस तरीके का, इस पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ आपको फीचर्ड एडुकेटर्स नाम करके इस तरह से दिखाई देगा। ऐसे ऊपर देखिए फीचर्ड एडुकेटर्स दिखाई देता है, इस पर सी ऑल पे क्लिक करना। आपको यहाँ मेरा नाम दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना। यहाँ फॉलोइंग पे फॉलो कर देना, आपको यहाँ पे फॉलो लिखा रहेगा, इसको फॉलोइंग पे क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद आपको मेरी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ प्लस लिखा रहता है और ये देखिए ये मेरा ऑनगोइंग कोर्स है जो कि मेरा प्लस का कोर्स चल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। इसको अगर आपने लेना है तो उस पर क्लिक करना और गेट सब्सक्रिप्शन पे इस पर क्लिक करना। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको डिफरेंट चीज़ें आपको दिखाई देंगी। देखिए गेट सब्सक्रिप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऐड ए रेफरल कोड आएगा, तो आप मेरा कोड यहाँ पर एंटर कर देना जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान आपको लेना है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ कि कल यानी 30 अप्रैल तक एक ऑफर वैलिड है जिसमें अगर आप 12 मंथ्स के लिए जाते हैं तो आपको 3 महीने का फ्री मिलेगा। 18th मंथ के लिए जाते हैं तो 3 महीने का फ्री मिलता है, और अगर आप 24 मंथ के लिए जाते हैं बच्चों तो आपको जो है 4 महीने का फ्री मिलता है। तो ये आपको देखो बहुत अच्छा ऑफर है, इसको अवेल कर लेना। और 10% इसके ऊपर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। सी फॉर इंस्टेंस मैं अगर ये वाला ही सेलेक्ट करती हूँ 12 मंथ्स का, तो वो स्टेट पूछेंगे कि जिस स्टेट से मैं हूँ वो स्टेट पूछेंगे, फिर उसके बाद में जो है मैं ये ले लूँगी। और रेफरल कोड अब ज़रूर यूज़ कर लेना, जैसे आपने रेफरल कोड लगाना है ARCHNA, ठीक है, इसको अप्लाई कर देना। तो इस तरह से अप्लाई करने के बाद आपको जो है जो भी आपको लेना है आपको 10% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। तो ये तो हो गया प्लस का सब्सक्रिप्शन। और अगर आपने फ्री क्लास देखनी है तो फ्री क्लास देखनी, स्पेशल क्लास लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करो सी ऑल। तो सी ऑल पे जब क्लिक करोगे डिफरेंट क्लासेस आ जाएंगी। से अगर आपको ये देखना है मेरा IPC लेक्चर किडनैपिंग एंड अबडक्शन पे पढ़ना है जो कि आज ही हुआ है, इसे क्लिक करना। यहाँ पर आता है व्यू PDF डाउनलोड शेयर। तो अगर आप व्यू PDF पे क्लिक करोगे ऐसे तो फिर आपको विदाउट एनोसेशन और विद एनोसेशन आएगा। तो आपने क्या करना है, उसको विदाउट एनोसेशन ले लेना क्योंकि एनोसेशन के साथ पढ़ा नहीं जाएगा, है ना। फिर उस पर क्लिक करना और क्लिक करने के बाद उस पर आपके नोट जो हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे। पहले व्यू में होते हैं, ध्यान रखना, पहले व्यू होंगे फिर उस पर ऑप्शन आता है डाउनलोड करने का। देखो मैं फिर से दिखाती हूँ आपको, जैसे हम इसको ही बात करें, ठीक है। अब मेरे को जैसे ये अभी मेरा इंडियन एविडेंस एक्ट का है जो कि मेरा अभी लेक्चर स्टार्ट होंगे। जैसे अगर हम इसको देखते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास तो क्लियर करा हमने। अब इसके नोट्स चाहिए, हमने व्यू PDF पे क्लिक किया तो ये देखो इसको हमने विदाउट एनोसेशन जो है इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। अब ये विदाउट एनोसेशन में चला जाएगा। यहाँ पर अब मेरे नोट्स जो हैं वो डाउनलोड हो रहे हैं, आप देखो ये नोट्स आ गए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, डाउनलोड PDF पे क्लिक करना है, आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे। अब देखो ये ऑफर चल रहा है, मैंने आपको बताया 12 और 18 मंथ्स के लिए जाते हो तो 3 महीना फ्री मिलेगा, और 24 मंथ्स के लिए जाते हो तो 4 महीना एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। और ये सब्सक्रिप्शन के प्लान है और स्पेशल क्लासेस मेरी नहीं, सभी आप सभी की देख सकते हो मेरे अगर कोड को एंटर करते हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली मुझे देख सकोगे, रेफरल कोड लगा लोगे अर्चना, ठीक है। ये हो गया तरीका आपको मुझे ढूंढने का कि अनअकैडमी पे कैसे ढूंढना है। और मैं फिर से बता रही हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट जो है चीज़ ये है कि 30 अप्रैल जो कि कल है, 30 अप्रैल को लास्ट डे है। आपको जो 3 मंथ्स और 4 मंथ्स वाला ऑफर मिल रहा है वो कल के लिए लास्ट डेट है, तो आप उसको अवेल कर लेना। और अवेल करने के लिए मेरा कोड ये अर्चना इतना लिख देना, ठीक है। बस इतना लिखना है आपको कोर्स अवेल करने के लिए। और फ्री देखने के लिए तो आपको मैंने बता ही दिया कि स्पेसी ऑल पे क्लिक करो, जो भी क्लासेस हैं वो देख लेना। जैसे अभी मैं कल से बताऊँ तो मैं कल से अपना जो है अभी मेरा एक क्लास रही है क्रिमिनल इंटिमिडेशन और इंसल्ट का, 12 बजे जो मेरी क्लास होती है, ठीक है बच्चे, 12 बजे क्लास होती है मेरी। ये देखो 12 बजे क्लास होती है। और इस पर आपने क्या करना है, जैसे अगर आप ये वाला सेलेक्ट करते हो तो आप इस पर जरूर क्लिक कर देना नोटिफाई मी। तो जब 12 बजे क्लास होने वाली होगी तो आपको पता लग जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली मुझे एक्सेस कर सकते हो स्पेशल क्लास के थ्रू। जो फ्री फीचर्स हैं अनअकैडमी के, चाहे क्विज है, मॉक टेस्ट है, वो सारे आप अवेल कर सकते हो। और दूसरी तरफ मेरे को ही नहीं सभी को देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इससे आपको बेनिफिट होगा, नोट्स आपको हैंड टू हैंड मिलते रहेंगे। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है। तो सब्सक्रिप्शन लेना है तो भी एंटर कोड करना है अर्चना, 10% डिस्काउंट के लिए। फ्री क्लासेस देखनी है तो भी आपको फ्री PDF मिल जाए, उसके लिए कोड एंटर कर देना अर्चना ARCHNA, इतना मेरा नाम, ठीक है ना। ये वाली बस चीज़ सूखी जर्नी एंटर करना, बस अर्चना एंटर कर देना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए। अब हम आज की क्लास पढ़ते हैं कि जो हमें पढ़नी है।
हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द क्लास। सेशन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक नया पैराडाइम, एक नया शिफ्ट हम बोल सकते हैं आया है, जहां डायरेक्शंस फॉर एक्सपीडियस ट्रायल ऑफ चेक केसेस के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मीन सुओ मोटो ये चीज़ को यहाँ पर गाइडलाइंस को बताया है। केस डिटेल मैंने बता दिया आपको कि ये सुओ मोटो है, री एक्सपीडिशियस ट्रायल ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। कोरम की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द ऐसे बोबडे, अभी तो चेंज हो चुके हैं हमारे चीफ जस्टिस, सबको पता है, जस्टिस एन रमन्ना बन गए हैं। तो उससे पहले जो अब चीफ जस्टिस की बात कर रहे थे तो ऐसे बोबडे जी, जस्टिस एल नागेश्वर राव, बी आर गवाई, ए एस बोपन्ना, एस रविंद्र भट्ट और अपेयरेंस में सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा, आर बसंत एंड एडवोकेट के परमेश्वर, एमिकी क्यूरे का साइटेशन देखो LL 2021 SC 217। तो यहाँ पर इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो पेंडिंग केसेस चलते हैं चेक के बाउंस होने से रिलेटेड, जो इतने सारे ढेर लगे हुए हैं कोर्ट्स के पास, उनको जो उनका जो ट्रायल है उसको एक्सपीडियस मतलब उसको जो है फास्ट करने के लिए गाइडलाइंस डायरेक्शंस दी गई हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में। A constitutional bench of the Supreme Court on 16th April 2021, although I know कि मैं लेट हो गई आपको ये पहुंचाने के लिए वीडियो, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको। ये वीडियो अपलोड होने के बाद आपको जितने नोट्स हैं, ये जितनी भी गाइडलाइंस हैं आपके पास टेलीग्राम के जरिए, टेलीग्राम चैनल के ज़रिए मैं पहुंचा दूंगी। टेलीग्राम आप मेरा चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये PDF फॉर्मेट में आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। नोट डाउन करने की, स्क्रीनशॉट करने की कोई ज़रूरत नहीं, PDF फॉर्म में उसको रख लेना, आपके पास हमेशा के लिए रह जाएंगी, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी। एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन 16th April 2021 issued a set of directions to speed up the trial of check dishonor cases under section 138 of negotiable instrument act। तो 16th अप्रैल को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यहाँ पर एक सेट ऑफ डायरेक्शंस जो है वो इशू की हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का डेटा है, मेरा डेटा नहीं, मैंने नहीं निकाला, फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का ये डेटा है कि आउट ऑफ 2.31 करोड़ जो पेंडिंग क्रिमिनल केसेस हैं हमारी कोर्ट्स के अंदर, उनमें से 35.16 लाख जो हैं वो डिसऑनर चेक के ही हैं, मतलब चेक डिसऑनर के ही केसेस हैं। तो इतनी पेंडेंसी है, उनको स्पीड अप करने के लिए ये गाइडलाइंस आई हैं। अब ओवरव्यू देखो, तो इस केस में क्या हुआ था, प्रेजेंट ऑर्डर वाज पास्ड बाय ए बेंच कंप्राइजिंग, बता दिया मैंने आपको, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबडे जी, जस्टिस एल नागेश्वर राव, BR गवाई, AS बोपन्ना, S रविंद्र भट्ट, सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्होंने यहाँ पर डायरेक्शंस दी हैं। कोर्ट ने जो डायरेक्शंस पास की हैं वो रिकमेंडेशन जो थे वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी जो सबमिट किया गया था सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा, आर बसंत और एडवोकेट के परमेश्वर के द्वारा, उनकी रिकमेंडेशंस पे, उनकी गाइडलाइंस के बेस पर दिए गए हैं। मार्च 10 को बेंच ने एक कमेटी फॉर्म की थी एक्सपर्ट्स की, जहाँ जिनको की हेड किया था हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस RC चवन, फॉर्मर जज, ठीक है। तो क्या कि स्टेप सजेस्ट किए जाए कि ट्रायल हो सके एक्सपीडिएट, स्पीडी इन चेक डिसऑनर केसेस। CJI एस बोबडे while reading out the operative portions of the judgment said that the suggestions in the preliminary report which have not been considered by the court will be subject to further negotiation by the committee। तो जो उन्होंने स्वीकार कर लिए वो उन्होंने बता दिए और कहा कि जो नहीं उन्होंने स्वीकार किए वो फर्दर वो नेगोशिएशन से, बातचीत से फिर उसको जो है वो देखेंगे। तो जो हम स्वीकार किए हैं, जो गाइडलाइंस दी हैं, उनमें से देखते हैं। नंबर 1 क्या है, सभी हाई कोर्ट्स को ये रिक्वेस्ट किया गया है, क्या रिक्वेस्ट किया गया है कि हर जो हाई कोर्ट्स हैं वो मजिस्ट्रेट्स को ऐसी प्रैक्टिस डायरेक्शंस दें, प्रैक्टिस करने के लिए मतलब ट्रायल के लिए डायरेक्शन दें कि जब भी एक कंप्लेन आती है, जब भी सेक्शन 138 में केस आता है तो उसको समन ट्रायल में कन्वर्ट करने से पहले, समरी ट्रायल होता है हमें पता है सेक्शन 138 का, तो जो समन ट्रायल है कन्वर्ट करने से पहले, समरी ट्रायल को समन ट्रायल में कन्वर्ट करने से पहले रिकॉर्ड करें रीजंस को। तो नंबर 1 तो यही है कि अगर समरी ट्रायल को समन केस में जो है ट्रायल को चेंज कर रहे हैं ये डिसऑनर केसेस के चेक से रिलेटेड, तो उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में हर मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करना होगा रीजंस, और इसके लिए हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इशू करें डायरेक्शंस मजिस्ट्रेट को। दूसरी बात कही गई कि इन केसेस वेयर एक्यूज रिसाइड्स बियॉन्ड द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी अगर जिस कोर्ट के पास केस आता है
और जो एक्यूज्ड है वो बियॉन्ड द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट रहता है। तो यहाँ पर सेकंड डायरेक्शन बताते हुए ये कहा गया है कि सबसे पहले तो इंक्वायरी की जाए। क्या इंक्वायरी की जाए कि जो भी कंप्लेन आई है सेक्शन 138 में, कि उसके जो कंप्लेन आने के जो ग्राउंड्स थे वो सफिशिएंट होने चाहिए, मतलब काफ़ी होने चाहिए, तभी वो एक्शन लें फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए अगेंस्ट एक्यूज। जब एक्यूज टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में नहीं रहता और सेक्शन 138 में उसके खिलाफ कोई कंप्लेन आती है, कोई सूट आता है, कोई केस आता है, तो क्या कह रहे हैं, तो उस केस में पहले सफिशिएंट ग्राउंड होने चाहिए कि हाँ हमें एक्यूज के खिलाफ जाना है, तभी जो है कोर्ट आगे बढ़ें। फिर आगे बताया गया इन केस ऑफ कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी अंडर सेक्शन 202 ऑफ CRPC। तो जब 202 में इंक्वायरी कंडक्ट की जा रही है तो उसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि एविडेंस जो विटनेसेस के होते हैं, जो कंप्लेनेंट के बिहाफ पे जो विटनेस आते हैं, तो वो एफिडेविट पे लिए जा सकते हैं। यहाँ पर क्या करें, जो कंप्लेनेंट के बिहाफ पे, कंप्लेन को सपोर्ट करते हुए जो भी एविडेंस कंप्लेनेंट लेके आता है उसको एफिडेविट पर परमिट किए जा सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं केसेस पे मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी को रेसिस्ट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक कि एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को कर दिया जाए, और जो एग्जाम्प्ट है किसको कर दिया जाए, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस को एग्जाम्प्ट कर दिया जाए, या जो इंसिस्टेंट है, जो इंसिस्टिंग करा जा रहा है किसका, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस को, तो इसके किए बिना भी जो सुटेबल केसेस में डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे भी क्या हो सकता है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी को कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए जो फोर्थ रिकमेंडेशन थी, फोर्थ डायरेक्शन थी, तो उसमें कहा गया रिकमेंडेशंस वर गिवन फॉर सुटेबल अमेंडमेंट्स इन द एक्ट सो दैट देयर कुड बी प्रोविजन ऑफ वन ट्रायल अगेंस्ट ए पर्सन फॉर मल्टीपल ऑफेंसेस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी हाईलाइट यही है कि अगर एक व्यक्ति के खिलाफ 12 महीने के अंतराल में, मतलब 12 महीने के पीरियड के दौरान एक व्यक्ति के खिलाफ 138 के अगर एक से ज़्यादा मामले आते हैं, मल्टीपल ऑफेंसेस अगर आते हैं, तो विच आर कमिटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, तो क्या कह रहे हैं, नोट विद स्टैंडिंग द रेस्ट्रिक्शन। तो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक ही ट्रायल में उसको लिया जा सकता है। और उसमें कह रहे हैं कि सेक्शन 219 में हमारे CRPC में जो कहा गया है उसके होने के बावजूद भी, नोट विद स्टैंडिंग द रेस्ट्रिक्शन इन सेक्शन 219, सेक्शन 219 CRPC में जो रेस्ट्रिक्शन है उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि एक ट्रायल के दौरान मल्टीपल जो ट्रायल्स आ रहे हैं, एक 12 महीने में एक अक्यूज्ड के खिलाफ 138 की प्रोसीडिंग में, मतलब बार बार चेक बाउंस का खिलाफ आ रहा है, उसके बीच बार बार इसका चेक में लगाता हूँ, बाउंस हो जाता है, 12 महीने के अंतराल का पीरियड उन्होंने कहा है, तो बोल रहे एक ट्रायल में उसको कर सकते हैं। सेक्शन 219 CRPC कहता है 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन ईयर में बी चार्ज टुगेदर। तो यहाँ तो 3 ऑफेंसेस की बात कर दी है ना, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि अगर मल्टीपल, यहाँ मल्टीपल ऑफेंसेस की बात करें कि एक से ज़्यादा, ये मेंशन है कि 2, 3, 4, उन्होंने कहा 219 में 3 मेंशन है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि मल्टीपल ऑफेंसेस अगर आते हैं, नोट विद स्टैंडिंग द रेस्ट्रिक्शन इन सेक्शन 219, नोट विद स्टैंडिंग का मतलब बावजूद, तो सेक्शन 219 में जो रेस्ट्रिक्शन दी गई है 3 ऑफेंसेस, उसके बावजूद भी मल्टीपल ट्रायल को हम एक ट्रायल में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पर की गई। डायरेक्शंस में 5th पॉइंट है, इसके अलावा कहा गया है कि हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट किया गया है, क्या रिक्वेस्ट किया गया कि वो क्या करें, इशू करें प्रैक्टिस डायरेक्शन टू द ट्रायल कोर्ट्स टू ट्रीट सर्विस ऑफ समन्स इन वन कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन एज डीम्ड सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द कंप्लेंट्स फाइल्ड बिफोर द सेम कोर्ट रिलेटिंग टू डिसऑनर ऑफ चेक इशूड एज ए पार्ट ऑफ द सेट ट्रांजेक्शन। जैसे अभी हमने पढ़ा कि अगर मल्टीपल प्रोसीडिंग्स आती हैं एक व्यक्ति के खिलाफ, तो जब मल्टीपल प्रोसीडिंग की हमने बात करी तब उसको जो है मल्टीपल प्रोसीडिंग को हमने एक ट्रायल में लेनी है। तो यही बात करता हुआ ये वाली डायरेक्शन भी कहती है कि जब सर्विस कर रहे हैं समन की, ठीक है, वन कंप्लेन की, एक कंप्लेन की समन की सर्विस करी जा रही है सेक्शन 138 के, और उसमें कह रहे हैं कि ऐसी और भी कंप्लेन है, तो कह रहे हैं समझा जाएगा कि सभी के लिए जो है वो नोटिस दे दिया गया। देखिए, द हाई कोर्ट्स आर रिक्वेस्टेड टू इशू प्रैक्टिस डायरेक्शन टू द ट्रायल कोर्ट टू ट्रीट सर्विस ऑफ समन्स इन वन कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन as deemed service in respect of all the complaints filed before the same court relating to dishonor of check। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखना है कि उसी कोर्ट के जो कोर्ट है जो समन भेज रही हैं, तो जितनी भी एप्लीकेशन के सामने आई है वो सभी के बिहाफ पर समन जा रहा है। तो अगर एक समन जा रहा है एक ट्रांजेक्शन का, तो समझिए कि सभी के बिहाफ पर जा रहा है। आगे का पॉइंट देखिए, ये कहा गया कि जो जजमेंट आए हैं, कौन से जजमेंट,
कोर्ट की अदालत प्रसाद वर्सेस रूपलाल जिंदल एंड अदर्स 2004, सुब्रमण्यम सेतुरमन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2004। तो यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर जो लॉ है रिलेटेड टू सेक्शन 138 उसको करेक्टली जो है इंटरप्रेट किया गया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिट्रेट किया कि दैट देयर इज नो इनहेरेंट पावर ऑफ ट्रायल कोर्ट टू रिव्यू और रिकॉल द इश्यू ऑफ समन्स, की जो इशू कर दिए जाते हैं समन को उसको वापस बुलाने के ट्रायल कोर्ट का इनहेरेंट पावर नहीं होता, ना तो रिव्यू करने का ना फिर रिकॉल करने का। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि दिस डजंट अफेक्ट द पावर ऑफ ट्रायल कोर्ट अंडर सेक्शन 322 ऑफ सीआरपीसी टू रिवर्ट to the order of issue of process in case it is brought of the court's notice and it lacks jurisdiction to try the complaint। तो सेक्शन 322 हमारा क्या कहता है, प्रोसीजर इन केसेस विच मजिस्ट्रेट कैनॉट डिस्पोज ऑफ। ऐसा कि जब आता है मजिस्ट्रेट के पास जिसको वो डिस्पोज नहीं कर सकते तो वो कहाँ भेजते हैं, तो वो बोल रहे हैं उन्हें लगता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा होना चाहिए, तो वो प्रोसीडिंग को स्टे करके केस को सबमिट कर सकते हैं कहाँ, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या फिर किसी और मजिस्ट्रेट पर जिनके पास ही क्या होता है जुरिस्डिक्शन होता है, जिसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करते हैं कि भाई हम ये आपके पास नहीं तो आप जिसको इसको भेज दीजिए, इनके पास जुरिस्डिक्शन है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये वाली जो बात है, कौन सी बात, कि जब एक बार इशू कर दिए समन, ऑनरेबल जो कोर्ट हैं ट्रायल कोर्ट हैं उन्होंने एक बार जब समन को इशू कर दिए तो वो उसको रिव्यू और रिकॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात। आगे उन्होंने कहा कि ये वाली बात जो है कि वापस लेने की, रिव्यू करने की या रिकॉल करने की अपने समन की जो बात हो रही है, उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट की जो पावर है सेक्शन 322 में कि वो अपने पास केस आता है वो उनके जुरिस्डिक्शन में होता नहीं तो आके वो सीजीएम को भेज सकते हैं, तो ये वाली पावर ये बात नहीं लेती है। टू रिवर्ट to the order of issue process in case it is brought to the court's notice that it lacks jurisdiction to try the complaint does not affect the power of trial court। इस चीज़ को अफेक्ट नहीं किया, ये एज इट इज़ है, बस इश्यू ऑफ समन को नहीं रिव्यू और रिकॉल कर सकते। तो ये एक नेक्स्ट डायरेक्शन। उसके बाद आती है ये डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट फर्दर स्टेटेड दैट फाइंडिंग्स आर कंट्रेरी इन मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस कंचन मेहता एंड अदर्स। तो जो कंचन मेहता का केस था 2018 का, तो उन्होंने कहा कि ये करेक्ट इंटरप्रिटेशन सेक्शन 258 का नहीं बताता है और ये एप्लीकेबल नहीं है 258 जो है हमारा 138 में। अब ये कंचन मेहता का केस क्या था, कंचन मेहता के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन पास किया था कि जो कुछ भी ऑफेंस हुआ है सेक्शन 138 में वो सिविल नेचर का है, और इसके साथ साथ ये भी कहा था कि प्रोविज़न जो है कंपाउंडेबल ऑफेंस की वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर है, विच डज रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज इन कंसर्न, कि आप कंपाउंड करो तो दोनों ही पार्टीज का कंसर्न होना जरूरी है। इस केस में कंपनी कंपेंसेट करने के लिए कंप्लेंट को तैयार थी। द कोर्ट फॉर इंश्योरिंग द प्रॉपर डिलीवरी ऑफ जस्टिस थॉट ऑफ डिस्चार्जिंग द एक्यूज एज द कंप्लेंट वाज कंपेंसेटेड विद द अमाउंट दैट वाज नेसेसरी टू प्रोवाइडेड विद। तो इसमें ऐसा हुआ था कि क्योंकि कंपनी उसको कंपेंसेट करने के लिए तैयार थी तो उसको बोल दिया कि ठीक है ये हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें बोला गया कि कंचन मेहता के केस में जो कहा गया कि वो 258 की बात करते हुए बोला गया ये 138 पे एप्लीकेबल नहीं है। एंड टू कंक्लूसिवली डील विद दिस एस्पेक्ट, अमेंडमेंट टू द एक्ट एम्पावरिंग द ट्रायल कोर्ट्स is to reconsider and recall summons in respect to section 138 shall be considered by the committee constituted the court on 10th March 2021 को जो कमेटी बनी थी वो फिर से उस चीज़ को देखेंगे, उस चीज़ को इस रिस्पेक्ट के बारे में इस चीज़ को वो क्या करेंगे, कंसीडर्ड करेंगे, शैल बी कंसीडर्ड बाय द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड द कोर्ट। तो कंक्लूसिव डील ये वाली बात को उन्होंने कहा कि इसको जो है हम देखेंगे। तो ये हमारे डायरेक्शंस हो गई, इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम पे आप इस चीज़ को देख लेना। टेलीग्राम का चैनल का नाम वैसे तो मैं आपको लिंक दूंगी, दैट इज़ अर्चना सुखीजा इस नाम से है, ठीक है, मैं आपको लिंक भी दूंगी, आप लोग सर्च कर लेना और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। आगे हम सीपीसी की क्लास पढ़ेंगे, उसके भी नोट्स आपको वहाँ टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बने रहिएगा क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।